हेलो एवरीवन, कैसे हो? गुड। देखो, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था समास। ठीक है, क्या पढ़ा था? समास। और उसके समास के 3 प्रकार पढ़े थे। शायद आपको याद भी होंगे। कौन कौन से पढ़ाए थे मैंने? कौन कौन से थे? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। ये इन 3 टॉपिक पे हमने कल बातें की थी। ठीक है, तो बताएगा कोई कि समास कहते किसको हैं? ये डेफिनेशन कल मैंने आपको बताया था ना? क्या था समास का मतलब? संक्षिप्तीकरण। क्या है? संक्षिप्तीकरण, यानी शब्द को छोटा करना, वाक्य को छोटा करना या पद को छोटा रूप में लिखना, उसको क्या कहेंगे हम? समास। किसी वाक्य को छोटा रूप देना, उसको क्या कहेंगे? समास। ये परिभाषा हमने कल पढ़ी थी। और 3 प्रकार पढ़े थे, जिसमें था अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। जैसे अव्ययीभाव समास की पहचान आपको मैंने ट्रिक बताई थी, क्या थी? उपसर्ग होना। क्या था? उपसर्ग होना या अव्यय होना। ये पहला था, यही था। और प्रथम पद क्या होता है उसमें? प्रधान होता है। और उत्तर पद क्या होता है उसके अंदर? गौड़ होता है। ऐसे ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या था बेटा? उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पूर्व पद गौण होता है। और एक कारण और था तत्पुरुष समास के अंतर्गत कि कारक चिन्हों का लोप होता है। ये हमने किसमें पढ़ा था? तत्पुरुष समास में। थर्ड था हमारा द्वंद्व समास, जिसके अंदर यस, ना तो उत्तर प्रधान होता है ना पूर्व होता है। ठीक है, दोनों ही पद होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं, क्रमानुक्रम होते हैं। यही था ना, समान होते हैं और यानी विलोम होते हैं। तो उसकी पहचान किसकी थी? द्वंद्व की। आपको इतना याद है? आगे पढ़ते हैं, देखिए। बात है नहीं बेटा? ये हमने कल एग्जाम्पल पढ़े थे, ये वाले। ठीक है, बिहारी रहित वाले, ये किसमें थे हमारे? तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल थे, ध्यान है? और ये द्वंद्व समास पढ़ा था। देखिए, इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लेना। ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद होता है, बल्कि दोनों ही पद समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। द्वंद्व समास के अंतर्गत दो या दो शब्द के अर्थ में यानी निकट आ जाना, समुच्चय का बोध होना या विलोम का आ जाना, किसके अंतर्गत था ये? द्वंद्व समास के अंतर्गत। यानी तीनों समास हमने शायद कल पढ़े थे, तो आपको डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए, इजी थी। ठीक है, बार बार रिपीट करने की नहीं होती है। आगे देखिए, ये हमने कल पढ़ा था। क्या होता है इसकी पहचान में? विलोम। एग्जाम्पल यही थे। राजा रंक, इसमें क्या होता है? और आना, समूह का बोध करना। क्या कर रहा है? और एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, यानी विलोम शब्द का आना। क्या है? विलोम शब्द का आना, ध्यान रखना इसका। विलोम किसके अंदर आते हैं? द्वंद्व के। फोर्थ है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। देखो, जिस समास में एक पद क्या हो? उपमेय और दूसरा उपमान या विशेषण हो, उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। विशेष्य या विशेषण, ध्यान रखना, यानी किसी की विशेषता बताते हैं, वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। कहने का भाव परिभाषा में पढ़ेंगे। जिस समास में एक पद में उपमेय या उपमान हो, विशेष्य या विशेषण हो, वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने दिए थे कल, जैसे नील गगन दिया था, इसी के एग्जाम्पल थे। देखिए, महादेव, महान है देव। अगर इसको हमें पहचानना हो तो कौन सी ट्रिक पहचानेंगे? क्वेश्चन करके। देव कैसे? महान। उस क्वेश्चन को उल्टा कर दो, जैसे महादेव लिखा हुआ है, आप प्रश्न बनाओ इससे ही, महादेव से बनाओ। जैसे देव कैसा? महान। कर्मधारय की पहचान। बस सिर्फ पहचानने के लिए बता रहे हो ये चीजें। डेफिनेशन तो वैसे ही याद करनी है, जैसे उपमेय उपमान है, विशेष्य विशेषण है, लेकिन पहचानने की ट्रिक, जैसे उसमें विलोम से पहचान गए,
एक में उपसर्ग से पहचान गए, एक में कारक चिन्ह से पहचान गए। इसमें कैसे पहचानोगे, जैसे ये शब्द आया है तो इसी को प्रश्न बना के लिखो आप। जैसे देव कैसा, महान, तो कर्मधारय की पहचान आएगी। ठीक है, देखो कोई भी लगा लो। महाराज, राज जिसका कैसा है, महान। राजा कैसा है, वो महान है। देखो काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है। कैसी, यानी हम उसको प्रश्न बना देंगे। कोई शब्द है उसको प्रश्न बना के आंसर लिखोगे तो कर्मधारय में निकलेगा। ये ट्रिक होती है एक तरह से याद करने की, क्योंकि इतने सारा एग्जाम्पल हम याद नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सिर्फ समझने से आएंगी। ऐसे कोई शब्द है, इनको क्वेश्चन बना दो। ठीक है, जैसे अब और भी है इसमें। लाल मिर्च है, देखो मिर्च कैसी है, लाल है। नील गाय, गाय कैसी है, नीली है। तो इसमें है या जो शब्द इसके बीच में आएंगे समास विग्रह के बाद। हमने समास विग्रह किया तो ये पद बना, और समास का पूर्ण पद ये है। आपके एग्जाम में मैंने शायद कल भी बताया था, या तो ये आएंगे, इसमें आपसे पूछा जाएगा समास कौन सा है, या समास विग्रह करिए, आपको देगा, महाजन दे दिया इसका समास विग्रह करिए, तो क्या करोगे, महान है जो जन। याद रख लेना, समास विग्रह के अंतर्गत भी क्वेश्चन आते हैं। हमारी इन दोनों की विशेषता ही तो बता रहे हैं, विशेष्य और विशेषण। जैसे मिर्च की विशेषता क्या है, क्योंकि वो काली है। मिर्च कैसी है, लाल है। मिर्च की विशेषता क्या है, यहाँ पर लाल। इसमें एक आया था इसकी परिभाषा के अंदर, विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान, यानी किसी की उपमा करना। ये किसकी कर रहे हैं, दूसरे की तो करेंगे उपमा, कि स्वयं की करेंगे, दूसरे की करेंगे। तो ऐसे ही एक दूसरे की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। डेफिनेशन आपको शायद कम शब्दों में याद हो जाएगी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे की विशेषता बता देना, ऐसे कर लो। जैसे किसी की विशेषण या विशेषता जहाँ पर हो, उपमेय उपमान जहाँ पर हो, वो कर्मधारय समास होता है। उपमेय उपमान पहचान सकते हो क्योंकि इनकी विशेषता है, एक दूसरे की विशेषता है। मिर्च है, लाल है, इसलिए वो लाल है, क्योंकि उसकी विशेषता क्या है, क्योंकि वो लाल है। इसमें कोई भी ऐसा उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे अंबर कैसा है, नीला है। क्या विशेषता है उसकी अंबर की, क्योंकि वो नीला है, विशेषता बता रहा है। एग्जाम्पल को गौर करिए, आपके 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एग्जाम्पल ऐसे ही आते हैं। नॉर्मल पहचानने की ट्रिक यही होती है कर्मधारय समास की, कि उसको हम प्रश्न बनाकर समझ सकते हैं अगर उसके अंदर विशेषता है तो। और एग्जाम्पल पढ़ सकते, देखो महात्मा, आत्मा कैसी है उसकी, महान है। लाल मिर्च है। श्वेत कमल, कमल कैसा है, श्वेत यानी सफेद है। देखो ये बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल है, शायद आपको याद हो जाने चाहिए, ज्यादा कठिन नहीं है जो इतना टेंशन में आ रहे हो। नील गगन, गगन कैसा है, नीला है। तो इसका पहचानने का ट्रिक है, कैसा लगा के पहचान सकते हो। अगर ये थोड़ा फार्मूला सीख जाओ तो कैसे क्वेश्चन बनाओगे, कैसा या कैसी। ठीक है, इसमें क्या बनाना है, आपको प्रश्न बनाना है, इसके उदाहरण के साथ। किसके साथ, उदाहरण के साथ। क्या बनाना है हमको, प्रश्न बनाना है। तो इसके एग्जाम्पल को हम इजी टर्न पहचान सकते हैं, बिल्कुल इजी ढंग से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो भी हैं पहचान पाओगे, क्योंकि इसका हमें प्रश्न बनाना है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। आगे देखिए, देखो ऐसे ही भी आ सकते हैं, शब्दों पे थोड़ा गौर करना, ऐसे भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। देखो कमल नैन, नैन कैसे हैं, कमल रूपी, यानी कमल के समान है। विशेषता है नैनों की, नैन कैसे हैं यहाँ, कमल के जैसे। ठीक है, आगे देखिए घन श्याम, श्याम कैसा है, घन यानी काला, बादलों के समान। घन क्या होता है, बादल या काला। घनश्याम काले का प्रतीक हो गया या बादल का प्रतीक हो गया, तो घनश्याम कैसा है, घन के समान है। ठीक है, मुख दंड, भुजा रूपी दंड, ये भुजा, उसका दंड। विद्यानंद, विद्या रूपी धन, धन कैसा है, विद्या का है। धन कैसा है, विद्या का है। अमृत कैसा, वचन के समान है। वचन रूपी अमृत, अगर कोई सत्य वचन बोलता है तो अमृत के समान माना जाता है, तो एग्जाम्पल भी वही है। वचन कैसे, अमृत के समान, यानी बहुत स्पष्ट सत्यवादी वचन, उनको क्या बोलेंगे, वचना अमृत। अमृत के समान वचन का होना, यानी इन दोनों की विशेषता। क्रोधा अग्नि, अग्नि कैसी है उसकी, क्रोध, क्रोध कैसा है, अग्नि के समान। अग्नि कैसी है, क्रोध रूपी, यानी किसी को गुस्सा आएगा, अग्नि, आग बरसा रहे हो। हम ऐसे मुहावरे बोलते हैं, आग बरसाना यानी क्रोध करना, ऐसे मुहावरे बोलते हैं।
इन्हीं से मुहावरे बोलते हैं, यानी आग बरसाना, क्रोध करना, क्रोध अग्नि में भस्म कर देंगे, ऐसे हम राजा महाराजाओं या ऋषि मुनियों से सुनते हैं। तो वो शब्द कहाँ आएंगे? हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत। अब परिभाषा मेरे साथ याद करोगे कि जिस समास में विशेषण या विशेषता, विशेषता या विशेषण, या उपमेय या उपमान की विशेषता हो, वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। एक दूसरे की क्या हो? उपमेय या उपमान की विशेषता बता रहा हो, या विशेष या विशेषण की विशेषता बता रहा हो, वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें एक दूसरे की क्या आती है? विशेषताएं। ये ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लेना। आगे देखिए, कुछ और एग्जाम्पल है, देखो। कनक लता, कनक मतलब क्या होता है? सोना। कैसा क्या होता है? सोना, गोल्ड। ठीक है, लता कैसी है? कनक के समान। ठीक है, चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। देखो, इस ये एक ऐसा समास है जिसमें बहुव्रीहि का भी आभास होता है। बहुव्रीहि समास जो आता है ना, उसके एग्जाम्पल भी ऐसे ही आते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल आते हैं रूढ़ शब्द के अंतर्गत। किसके आते हैं? रूढ़ शब्द के अंतर्गत। आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग है, इन दोनों को सेम जैसा लगेगा। जैसे अब एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा बहुव्रीहि भी ऐसा ही था। अब यही क्वेश्चन करोगे, इसको इसलिए समझ लो अच्छे से। इनका विग्रह करने के बाद रूपी, कैसा, कैसी, ऐसी शब्द आ रहे जगह जगह पर, है या जैसा या समान आ रहे हैं, उसमें नहीं आएंगे वो। देख लेना ये चीजें। देखो, गोधन, गाय रूपी धन। धन कैसा है? गाय का। धन किसका है? गोधन। हम गोदान करते हैं, यानी गाय का दान करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? गोदान बोलते हैं। तो गाय का धन हुआ। धन कैसा है? गाय रूपी। गाय अच्छी है, बहुत शुभ वस्तु, पशु माना जाता है, तो इसलिए क्या हुआ? गोधन। आगे इसके हम राम रतन। रतन यानी क्या होता है? हीरा, आभूषण, रतन जो हम पहनते हैं उनको रत्न बोलते हैं। नग। राम कैसा है? राम का नाम कैसा है? रत्न के समान है, एक चमकदार मणि के समान है राम। तो इसलिए यहाँ क्या आया है? राम रतन। क्या आया है? राम रतन। रतन कैसा है? राम के समान। तो इनको प्रश्न करके आप हल भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। आगे देखते हैं। जस्ट आपको मैंने बताया, तो इनकी क्या होती है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, एक दूसरे के साथ संबंध ही होगा। इन दोनों का संबंध दिख रहा है, इनका संबंध दिख रहा है, अमृत वचन के समान है, इसलिए इसका संबंध था। लोचन यानी नैन, आंख कैसी है? मृग के समान। लोचन मतलब नेत्र होता है, नेत्र कैसे हैं? मृग के समान है। किसके समान है? मृग के समान। ये नेत्री है। ठीक है, तो इन दोनों का एक दूसरे से संबंध होना है ना, विशेष्य विशेषण का संबंध होना कर्मधारय समास की पहचान है। कर्मधारय समास की पहचान है। आगे देखेंगे इसको। देखो, प्रथम पद है या दूसरा पद जो भी हो, उपमेय उपमान का भी संबंध, दोनों आया, सेंटेंस आए थे अपने। उपमान रूपी के समान या उपमेय, आप ध्यान रख लेना इसकी ट्रिक में, एग्जाम्पल में ऐसे ही शब्द होंगे, या तो विशेषण आएगा, विशेष्य आएगा साथ में। जहाँ विशेष्य आएगा वहां विशेषण आएगा, और जहाँ उपमान आएगा वहां उपमेय आएगा। जहाँ उपमान आएगा वहां उपमेय आएगा। इसमें एक शब्द और चलता है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। क्या चलता है? प्रस्तुत और अप्रस्तुत। कारण, प्रस्तुत क्या होता है? उपमेय जो हमारे पास है, उपमान जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो अप्रस्तुत। जैसे हृदय सागर के समान, हृदय सागर के समान, हंसने की कोई बात नहीं है, ध्यान दो। हृदय सागर के समान, हृदय तो हमारे पास है, ये हमारे पास प्रस्तुत हुआ, यानी हम यहाँ हैं। सागर हमारे पास थोड़ी ना है, सागर दूर है, सागर दूर है हमसे, दूर है, तो अप्रस्तुत है, यानी प्रस्तुत नहीं है। लेकिन हृदय की तुलना किससे की है हमने? सागर से। इस चीज को समझो, पॉइंट को समझो, मजाक नहीं। ठीक है, तो जो चीज हमारे पास है और हम उसकी तुलना किसी और से कर रहे हैं, वो हमारे पास नहीं है। मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा यही है क्या? नहीं है, मुख तो हमारे पास ही है। जब हमारा मुख यहाँ है तो हम प्रस्तुत तो यही है ना, चंद्रमा हमसे दूर है, तो उसकी उपमा हमने मुख से की है, तो वो हमारे पास थोड़ी ना है। हमने सिर्फ उसकी उपमा की है, उसकी कल्पना की है, उसके समानता बताई है कि चंद्रमा के समान मुख का होना। मुख जैसे घनश्याम था, घन श्याम, श्याम यानी कृष्ण हो गए हमारे पास, मान लो।
और घन तो हमसे दूर है, बादल पास रहते हैं कि दूर होते हैं? दूर होते हैं। जो हमारे पास नहीं होता यानी वो अप्रस्तुत है, प्रस्तुत नहीं है, और जहां हम है वो चीज प्रस्तुत है। इजी टर्म में समझो, उपमेय उपमान, विशेष्य और विशेषण, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, तीनों का संबंध एक ही होता है। जिस समास के अंतर्गत संबंध आते हैं उपमेय उपमान का, विशेषण विशेष्य का, प्रस्तुत और अप्रस्तुत का, वो कर्मधारय समास होता है। एग्जाम्पल समझ पाओगे? अगर ये आएगा तो इसमें प्रश्न लगा के आंसर निकालोगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज में प्रश्न लगाओगे, नहीं, पहले उस एग्जाम्पल को समझना है, ठीक है, उसके बाद उसका आंसर देना है। आया? ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं हम द्विगु समास पे, है ना। अब देखिए, द्विगु समास की तो अलग ही पहचान है, औरों में तो नहीं थी ना ये। संख्यावाची यानी संख्या का कोई शब्द होगा, गणित का कोई यानी अंक, अंक ही तो बोल सकते हैं इसको, जैसे एक का होना, 2, 3, 4, 5, ऐसे कोई भी अंक हो सकते हैं। तो वो कहाँ पहचान पे आएंगे? हमारे द्विगु समास में। देखो, जिस समस्त पद में यानी पूरे पद में संख्यावाची क्या हो? संख्यावाची होता है, वह दूसरे पद की संख्या का बोध भी कराता है, यानी हमें पता चल रहा है, उसका बोध कराना, पता चलना, उसे द्विगु समास भी कहते हैं। देखो एग्जाम्पल पे आप अच्छे से समझ सकते हो, उसमें लिखा भी है। त्रि का मतलब संस्कृत में तीन होता है, हिंदी में तीन बोलते हैं, संस्कृत में त्रि बोलते हो, यही है। तो उसमें लिखा है त्रिभुज। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह। त्रिभुज ऐसे ही बनाते हो, तो तीन भुजा हुई, तो गणित का एक शब्द भी आ रहा है त्रि, पहचान है। त्रिलोचन, नैन, तीन नैन किसके हैं? शिव जी के तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर महादेव बहुबरी नहीं आया है, तो सिर्फ संख्या का हम अनुमान लगाएंगे। किसका लगाएंगे बेटा? संख्या का, क्योंकि यहाँ संख्या दिख रही है। देखो चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज किसको बोलते हैं? चार भुजाएं से घिरी हुई, देखो चार आनन, चतुर आनन, आनन मतलब मुख, मुख, चार आनन किसके होते हैं? ब्रह्मा के। और तीन होते हैं, चार होते हैं? चार, तीन तो होते हैं, चार भी देखे मैंने कहीं कहीं पीछे। उसकी मूर्ति में बहुत कम दिखाते हैं उसको, नहीं दिखाते, क्योंकि हम जितना देख पाएंगे हमारी नाक उतना ही तो केंद्र करेगी उस चीज को, पीछे का थोड़ी ना देख पाएंगे। चार आनन इसलिए नहीं बना है ये, कहीं तो वजह हुई होगी, तभी तो एग्जाम्पल हुआ। हाँ, आगे देखो। अब हमें इसमें से सिर्फ एक ट्रिक सीखनी है, संख्या, हमें एग्जाम्पल सीखना है, सीधे हम मुद्दे पे आएंगे। क्या सीखना है हमें? अंक। पंच का मतलब समझ रहे हो? पांच आ रहा है। षट का मतलब छह आ रहा है, ये संस्कृत के आपके गणित में भी आते हैं, आपको पता होगा। देखिए, षटकोण, छह कोणों का समूह। देखिए, षडानन, छह आनन का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। त्रिभुवन, तीन लोकों का समूह। तीन लोकों के नाथ, ऐसे बोलते हैं ना, त्रिलोकनाथी। भगवान जी के लिए ज्यादातर ऐसे उपमाएं आती हैं। दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समूह, जब भी तो दोपहर बना, दिन निकला तभी तो दोपहर आई है। दोपहर इसीलिए तो फेमस है। अब क्या चल रहा है? दोपहरी तो चल रही है। आगे देखो, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। हमने इसमें से क्या ट्रिक निकाली सबसे पहली पहचानने के लिए? संख्या। जिस समस्त पद में संख्या वाचन या संख्या का बोध होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कर्मधारय समास में उपमेय उपमान होता है, विशेष्य विशेषण का संबंध होता है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत का संबंध होता है, वो कर्मधारय समास होता है। और जिस समस्त पद के अंतर्गत संख्यावाचन या संख्यावाची का बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। डेफिनेशन मेरे साथ ही याद करो, जिस समस्त पद में संख्या का बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। परिभाषा याद हो गई होंगी शायद आपको, ठीक है, पूछूंगी अभी, ठीक है। तो इसमें हमने एक ट्रिक कौन सी निकाली? संख्या। एग्जाम्पल आते ही आप राइट का निशान लगाओगे कि भाई द्विगु समास की पहचान है, क्योंकि संख्या का बोध कर रहा है, समूह का बोध कर रहा है, वो कहाँ आ गया हमारा? द्विगु समास के अंतर्गत। यानी हमने देखा समूह और देखी संख्या। क्या देखी? हमने देखा समूह और देखी हमने संख्या। याद रखना, संख्या को भूलना नहीं है, संख्या को आपको बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरा समूह, उसमें क्या होगा? समूह भी होगा।
क्या होगा, समूह भी होगा, क्योंकि समूह बनेगा तभी तो संख्या बने। एक तो संख्या होती है तो सिंगल ही हो गया वो, इसके बाद तो सब में समूह बनता है। दो होंगी तो दो वस्तु ही तो आ रही होंगी वहां, तीन होगा तो तीन वस्तु आ रही होंगी। तो संख्या का समूह हो जाना, यानी समूह भी पहचान है इसकी, और क्या है इसकी, संख्या। याद रखना, भूलना नहीं है इस चीज को। एग्जाम्पल आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं, या तो एग्जाम्पल पूछेगा का समास पूछेगा, या समास विग्रह पूछेगा, या पूछेगा समास विग्रह। ओके, इस एग्जाम्पल को भूलना नहीं है। आगे देखिए, देखो कुछ एग्जाम्पल और हैं, पढ़ लेना, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ये थोड़े ज्यादा कठिन से लग रहे हैं, लेकिन ये आपको समझ में आ जाएंगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखिए, सप्तपदी, सप्त का मतलब तो आ ही रहा होगा, यहाँ से ट्रिक निकाल लेंगे हमने, सात। पूरा समस्त शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ संख्या को निकाल लेना वहां से, और राइट का निशान लगा देना, यानी द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास। क्या लगा लोगे, द्विगु समास। आगे देखो, अष्ट, आपको भी पता है, आप पढ़ते हो, आठ की संख्या आ गई, यानी अष्ट, आठ अध्यायों का समूह, दोनों में समूह भी आ रहा है और संख्या भी आ रही है, अष्टांग, आठ अंगों का समूह। आगे देखिए, नव यानी नौ, नव यानी नौ, ये देखो नौ, दस मतलब दशानन, दस मुख हैं जिसके। आगे देखो, शताब्दी, सौ, आपको दिख ही रहा होगा, यानी क्या है, सौ। तिराया, ये भी तीन दिख रहा है आपको। तिरंगा, तीन रंगों का आपको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए। चौराया, चार। पंजाब, देखो पांच आब, नदियों का समूह। हम पंजाब से कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को, अगर इसको टुकड़े करेंगे ना हम, तब निकलेगा ये। ठीक है, देखो, आब का मतलब नदी, इसमें स्पष्ट तौर पे लिख रखा है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए लिखा है यहाँ पे नदी, यानी कितनी हुई, पांच। पंजाब एक हम जगह का नाम नहीं ले रहे पर्टिकुलर, जैसे पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा, वहां नहीं जाना आपको, इस शब्द के अर्थ पे जाना है। ठीक है, इस शब्द के अर्थ पे जाना है। नवनिधि, नवनिधि यानी नौ, सप्त यानी सात। त्रिवेणी, त्रिवेणी ये जयपुर वाला त्रिवेणी नगर नहीं है, हम कहाँ पे अब इस टाइम, त्रिवेणी, अगर हम यहाँ पे जैसे आते, हमारा स्कूल कहाँ पड़ता है, इधर से आगे त्रिवेणी नगरी तो पड़ता है, त्रिवेणी चौराहा क्या बोलते हैं उसको, भाई रिद्धि सिद्धि इधर पड़ेगी, त्रिवेणी इधर पड़ेगी, तो त्रिवेणी हम जगह पे नहीं जा रहे, त्रिवेणी यानी तीन निकाल लो इसमें से, बस हमें सिर्फ तीन निकालना है इसमें से, तीन वेड़िया मतलब धाराएं, उसका अर्थ है ये। ओके, हमने सिर्फ इसमें से पहचाना है त्रि। आगे देखिए, देखो समास विग्रह का कुछ नियम होता है, उसी के अंतर्गत था ये। प्रथम पद या द्वितीय पद में बहुवचन का समूह होता है। समूह आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या होगा, समूह, क्या होगा इसके अंतर्गत, समूह। संख्या और समूह किसके अंतर्गत आएंगी, द्विगु के अंतर्गत, भूलना नहीं है आपको ये, किसके अंतर्गत थी, द्विगु के अंतर्गत। लास्ट हमारा है एक बहुव्रीहि समास, समझ लेना इसको, क्योंकि ये कर्मधारय की तरह ही है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर इसको थोड़ा गौर से पढ़ोगे तो ही आएगा, नहीं तो हम हर जगह कर्मधारय लगा देंगे। ठीक है, तो थोड़ी इसकी परिभाषा को समझ लेना। उसमें तो हमने समझा विशेष्य, विशेष्य यही समझा था, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमा, इसको थोड़ा समझ लेना। देखो, जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर है, बल्कि अन्य पद, अन्य यानी अलग आएगा, अलग अर्थ निकलेगा उसका, उसमें अर्थ अलग नहीं निकल रहा था, संबंध था, क्या था उसके अंदर, संबंध था, इसके अंदर संबंध तो है लेकिन अन्य अर्थ है, क्या है, अलग अर्थ। ध्यान रखना इसकी परिभाषा को, इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, बल्कि इसका अर्थ ही अलग निकलेगा, इसका अर्थ ही अलग निकलेगा, और अलग और संकेत करते हुए से बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो, पंकज, पंकज किसको बोलते हैं हम,
फूल को बोलते हैं, कीचड़ में खुलता है, ये अपने आप में रूढ़ हो गया। अब इसमें हम प्रश्न थोड़ी ना बना सकते, बना सकते हो? नहीं बन रहा ना पंकज में कोई प्रश्न? उसकी ट्रिक कैसे समझाई थी कि उसमें प्रश्न बन जाएगा आपको आराम से, यही समझाया था। इसमें पंकज से कोई प्रश्न नहीं बन पा रहे ना, नहीं बनेगा, ये तो फिर अजीब हो गया क्वेश्चन। उसमें साफ दिख रहा था प्रश्न बनाने का, क्योंकि उसमें रूपी आ रहा था, रत्न आ रहा था, नाम आ रहा था, मिर्च यानी जो संबंध आ रहा था, तो कैसे आ रही एक दूसरे के साथ संबंध आ रहा था। इसमें संबंध तो आ रहा है लेकिन अन्य अर्थ भी आ रहा है। जैसे पंकज कमल के आपके पर्यायवाची पूछे तो बहुत सारे निकाल दोगे आप, तो निकालोगे या नहीं निकालोगे? क्योंकि अन्य अर्थ भी तो बना सकते हो आप उसका। पंकज के अगर पर्यायवाची पूछे जाए तो आप निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि इसमें अन्य अर्थ आएगा। शब्द को समझो, इसमें कौन सा अर्थ आएगा? अन्य अर्थ। पंकज विग्रह क्या हो गया? देखो पंकज, ये तो हमने टुकड़े किए, कीचड़ में जिसका जन्म होता है, कीचड़ में ही उत्पन्न होता है ये। पंख में मछली, घोंगा, सीप, कीड़े, ये छोड़ो उसको। परंतु जब पंकज कमल के अर्थ का बोध कराता है, क्या कराता है? यह कमल प्रधान होने के कारण यहाँ बहुव्रीहि समास है। कहने का मतलब अपने आप में रूढ़ है ये। इसके समान या तो पर्यायवाची मिलेंगे, कुछ और नहीं मिलेंगे। पंकज को कुछ और नहीं कहोगे आप। कमल है, पर्यायवाची जब बोलेंगे तो इसका अन्य अर्थ आ रहा है, जबकि वो उसके टुकड़े होके नहीं आ रहा। उनमें उसके टुकड़े भी हो रहे थे, उनका संबंध भी हो रहा था। क्या हो रहा था? उनकी विशेषता आ रही थी, एक दूसरे की आ रही थी ना। इसका हम पूरा मतलब इसको टुकड़े करेंगे तब जाके आएगा, इतने थोड़ी ना करेंगे। उसमें तो प्रश्न बना के आंसर ले सकते हैं हम, इसमें क्या करेंगे? इसका अन्य अर्थ ग्रहण करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल जैसे ही पढ़ेंगे इनके आपको आंसर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे त्रिनेत्र से कंफ्यूज मत होना, ऐसे शब्दों में मिल जाते हैं ये, हर जगह एग्जाम्पल कुछ एक जैसा भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना उन चीजों को। ऑप्शन बताऊंगी, इसका आंसर कैसे करना है फिर आपको। ओके, देखो अब मेरी बात, नहीं आएगा? आएगा। इसमें एक जगह त्रिनेत्र लिख रहा है बेटा, क्या लिख रहा है एक जगह? अब आप मेरे से ये बोलोगे, कॉमन सा क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं कि मैडम 3 आ रहा है, इसमें तो आ रहा है 3 आ रहा है। आप पूछोगे, आपका डाउट बता रही हूँ, अगर ऑप्शन में त्रिनेत्र आएगा तो उस जगह आएगा कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। सेम दो नहीं आएंगे, जैसे दिगु नहीं आएगा या तो फिर बहुब्रीहि नहीं आएगा। समझे कि नहीं? देखो या तो ऑप्शन में उन दोनों में से एक ही आएगा, क्योंकि देखो एग्जामिनर भी पागल नहीं है, उसको भी पता है कुछ चीज कंफ्यूजिंग है, अपवाद होते हैं हिंदी में, ऐसे ही कुछ अपवाद है। ठीक है, जैसे हमने 3 को पकड़ा इसमें, तो हम पहुंच जाते सीधा दिगु पे, सिर्फ 3 को लेके जाएंगे। लेकिन जिसको इसका अर्थ पता है ना, वो नहीं लेके जाएगा। त्रिनेत्र सिर्फ शिव जी को ही बोलते हैं, 3 नेत्र किसी और के नहीं होते। ये अपने आप में रूढ़ शब्द है। होते शिव जी के किसी और के 3 नेत्र होते हैं? नहीं होते। तो एक ही होता है जो शिव है, जिसके त्रिनेत्र हैं। इसलिए पहचानने वाला तो 2 मिनट में पहचान जाएगा इसको। लेकिन आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ, अगर उस जगह आप कंफ्यूज होते हो कि कहीं दिगु भी आ जाए मैडम, कहीं बहुब्रीहि भी आ जाए, तो हम क्या करें? ऐसा होता ही नहीं है। या तो बहुब्रीहि देगा उस जगह पर, यानी बहुब्रीहि के बारे में पूछना चाहता है, या फिर क्या देगा वो? दिगु, दिगु देगा, क्योंकि वो संख्या का पूछना चाहता है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखो कभी कभी हम अच्छे से प्रश्न पढ़ते हैं, उनके जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग आंसर लगता है, एक साथ 2 नहीं आएंगे, नहीं वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ओके, कंफ्यूजिंग दूर कर सकते हो अपना। पहली बात तो हम दिमाग में बैठाएंगे, जहाँ संख्या है वो तो वहां है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये चीज आती है तो हम पहली प्रायोरिटी उसको देंगे जो ऑप्शन में डिमांड कर रहा है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, समझना है चीज को आपको। त्रिनेत्र का अगर अर्थ लेते हैं तो हम शिव जी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास। अब देखो चतुरानन, इसमें भी 4 आ रहा है आनन, लेकिन 4 आनन है जिसके, अभी मैंने आपको पहले ब्रह्मा जी का एक उदाहरण दिया था ना, 4 उन्हीं के होते हैं। पंचानन, 5 आनन मुंह या किसके हैं? शेर के बोला जाता है। एक दंत
गणेश जी। एक दांत बड़ा होता, होते तो दो ही हैं लेकिन एक ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए गणेश जी की प्रमुखता होती है। लंबोदर, पेट का लंबा होना। चक्रपाणी, इसके नाम के अर्थ को समझो। पाणी यानी सिर्फ चक्र तो एक ही इंसान ग्रहण धारण करता है, विष्णु। आप देखो श्वेत, कारण, बस पहुंच तो गए आप। देखो बहुत बच्चे हैं जो दिमाग पे पहुंचा रहे हैं इस बात को, कि मैंने पहली शब्द बोला था कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास कंफ्यूजिंग है, पहली लाइन बोली थी, लेकिन पहचान वो ही सकता है जो उसके अर्थ को समझ जाएगा, जहाँ रिलेशन समझ जाएगा उसका, वो पहचान जाएगा इसके अर्थ को। कुछ बच्चों में से सिर्फ एक इसने बोला था ये चीज, मतलब ये एक्टिव है इस टाइम। शानदार, क्या नाम है इसका? मयंक। मयंक बहुत शानदार पढ़ रहा है आज, मैं खुद तारीफ कर रही हूँ इसकी कि ये उस मुद्दे को पहुंचा, सच में शानदार। बस 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 बस, ठीक है, आप पहुंचे उस बात को समझ पाने के, तो ये अच्छा है आपके लिए कि आप उसको समझ पाए हो। कंफ्यूजिंग इन्होंने नहीं रखा दिमाग में, आप इस पर पकड़ लिए उसको, अर्थ जिसको समझ में आएगा वो आंसर दे पाएगा। ठीक है, कोई डाउट इस समास में नहीं है तो घर से इसको पढ़ना है आपको, अच्छे से रीड करना है, ठीक है। थैंक यू।